असंग वानखेड़े वर्तमान दौर के युवा बुद्धिजीवी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वे पीएचडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने एलएलएम किया है। एलएलएम के वे टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। एमफिल के उनके प्रबंध पर उन्होंने रिजर्वेशन पर आधारित किताब लिखी है। असंग एक एक्टिविस्ट भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से उच्च शिक्षा हासिल की, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर असंग कार्यरत है। असंग से खास बातचीत में उनके व्यूज को जानने की हमने कोशिश की। जब मैं फर्स्ट डे अपने हॉस्टल में पहुंचा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो पता चला कि हमारा रिंग रिजर्वेशन विंग कहलाया जाता है। अच्छा। क्योंकि जितने भी SC ST स्टूडेंट्स थे उनको उसी विंग में लिमिटेड रखा गया। अब इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं कि वो ये नहीं बोलेंगे कि आप दलित है इसलिए आपको इस विंग में डाला जा रहा है। आपकी जो नेशनल एंट्रेंस होती है उसके मार्क्स के आधारित पे उन्होंने हमें एलोकेशन किया था, उसको उस आधार पे उनको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई है, फंडिंग भी काफी अच्छी थी, 35 to 40 लाख, बिकॉज वहाँ पे 25 लाख का तो बस वो ट्यूशन फी होता है। और खाने पीने में ही पर मंथ रेंट इज अराउंड 1 लाख रुपीज। मैं बोला कि इसको मैं कैसे और मोनेटाइज करूँ कि मेरे फ्यूचर जो मेरा ये था एम था कि मैं कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है लॉ के लिए, वहाँ से मैं PhD करूँ। उसके लिए मैंने बहुत वहाँ पे मेहनत की। ये समझा जाता है कि हमारे अब्रॉड में कास्टिज्म नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कास्टिज्म जो उभर के आता है, बिकॉज वहाँ पे कैसा है कि दलित स्टूडेंट जो जाते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो मात्र 2 या 3 एक यूनिवर्सिटी में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा और दूसरा एक दोस्त था, बस 2 ही दलित स्टूडेंट्स थे पूरे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे कास्टिज्म ऐसा होता था कि वो अपर कास्ट जो स्टूडेंट्स थे वो खुद का ग्रुप बना के पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कामदर। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही यंग, डायनामिक, टैलेंटेड शख्स है जिनका नाम है असंग वानखेड़े। असंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम। असंग ने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अभी वो PhD कर रहे हैं, बेलिया कॉलेज से। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस कॉलेज से LLM की पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, वहाँ से उन्होंने LLM किया है। और इनकी एक किताब आई है, इस किताब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन असंग जो आज लंदन से यहाँ नागपुर आए हैं और इनकी किताब का लॉन्च भी हो रहा है 19 तारीख को, तो उसके लिए बहुत बधाई देते हैं। और असंग से हम बातचीत शुरू करते हैं। असंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपने आज एक हमारे यूथ्स के लिए एक आइकॉन बने हैं, आपने LLM किया है, PhD के लिए आप ये कर रहे हैं, MPhil भी आपका हुआ है, MPhil पे ही आधारित एक किताब भी है। तो आपने ये जो आपके मन में आया कि लॉ फैकल्टी में जाना चाहिए, यहाँ पे अपना नाम रोशन करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए, ये किस तरह से आपके मन में आया कि लॉ सेगमेंट ही आपने चुना? जी, सबको जय भीम। जो प्राइमरी मोटिवेशन था बाबा साहब से ही आया था, क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे 9-10 के टाइम पे सबको इंजीनियरिंग मेडिसिन में जाना था, और जो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड था, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि हमें हमेशा से डिबेटर रहा था और कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया था। और एक माहौल घर पे होना, एक अपन जे मनतो कि चड़वड़ी सा माहौल होना बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आई रियलाइज कि अगर मुझे समाज को कंट्रीब्यूशन देना है, सबसे अच्छा जो प्रोफेशन में चूज कर सकता हो वो लॉयर का ही है। एंड डॉक्टर अम्बेडकर को आप जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो उसमें जो सबसे स्ट्रांगली निकल के आता है वो बाबा साहब का जीनियस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, जो मेरी किताब इस पर आधारित है और जिसको मैं पढ़ता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये डिसाइड मैंने किया था कि अगर करना है और बाबा साहब को इंस्पिरेशन हम मानते हैं, तो अब्रॉड में जाके ही जो सबसे टॉप कॉलेजेस हैं अब्रॉड के, वहाँ से ही एजुकेशन लेना है, क्योंकि वो एजुकेशन का इस्तेमाल करके हम इंडिया में एप्लीकेशन कर सकें। क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं और जिस एरिया में मैं अभी भी रहता हूँ, भीमनगर में, आपकी आवाज़ अगर उन टॉप क्लास अपर कास्ट क्वार्टर्स में सुननी अगर चाहिए, तो हमेशा आपको फॉरेन एजुकेशन ही काम आएगा। आपकी एक्सपर्टीज, आपका जो इन डेप्थ नॉलेज है वही काम आएगा। बिल्कुल, आपका एक्सपर्टीज काम आएगा, नॉलेज काम आएगा, और फॉरेन में जाके अपने आप को एक एस्टेब्लिश भी आप कर सकते हैं। जब आप NLU में थे जी, तब आपने कुछ एक्टिविटीज भी वहाँ पे की थी। बेसिकली जो ड्रॉप आउट रेट था हमारे बच्चों का NLU का, वो कम करने में काफ़ी कोशिश की आपने एक पेरियार अम्बेडकर स्टडी सर्कल भी बनाया, और साथ साथ में जो
सेग्रीगेशन था हॉस्टल्स का, जी उसको भी आपने खत्म कर दिया। जी। ये एक्टिविटीज कैसे क्या शुरुआत हुई आपके मन में, क्योंकि आप तो एक तरफ से एक्टिविस्ट भी नजर आ रहे हैं, एक तरफ से आप एजुकेशन की एक ऊंची उड़ान भी भर रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि दोनों साथ में जाना चाहिए, बिकॉज और जो हमने चालू किया तो मैंने when I was 16 years old I read Annihilation of Caste। हाँ हाँ, ओके, तो जब मैंने वो बुक पढ़ी उससे मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करना है। ग्रेट। तो मैं फर्स्ट डे अपने हॉस्टल में पहुंचा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, हाँ, तो पता चला कि हमारा रिंग रिजर्वेशन विंग कहलाया जाता है, अच्छा, क्योंकि जितने भी SC/ST स्टूडेंट्स थे हाँ हाँ, उनको उसी विंग में लिमिटेड रखा गया था। अब इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं कि वो ये नहीं बोलेंगे कि आप दलित है इसलिए आपको इस विंग में डाला जा रहा है। आपकी जो नेशनल एंट्रेंस होती है उसके मार्क्स के आधारित पे उन्होंने हमें एलोकेशन किया था, उसको उस आधार पे उनको लोग जस्टिफाई भी कर रहे थे। ओके, तो मोटिवेशन ये था कि अगर हम सच में बाबा साहब को मानते हैं तो देन बस एकेडमिक पढ़ाई करके ही काम नहीं चलेगा, एक्टिविज्म शुड आल्सो गो हैंड इन हैंड। राइट, तो उसमें फिर मैंने 4 से 5 स्टूडेंट्स को इनिशियली कलेक्ट किया एंड हमने रिपोर्ट डाली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि आप ये चीज़ बंद करिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन 2011 22nd सेंचुरी और ये सेग्रीगेशन शुड नॉट हैपन बेस्ड ऑन कास्ट। राइट, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका कोई दखल नहीं लिया एंड इग्नोर किया लंबे टाइम। तो फिर हमने उसको और ज़्यादा फाइट किया और उसके बाद वी वन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। ग्रेट, एंड जो ड्रॉप आउट रेट था, तो अब लोग एंटी रिजर्वेशन स्टार्स में ये बोलते हैं कि आपने रिजर्वेशन तो ले लिया है पर अब आप अंदर तो आ गए पर पास नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये उनका कास्टिज्म इंस्टीट्यूशंस का कैसा होता है कि हमारे बच्चों को वो फर्स्ट ईयर में ले तो लेते हैं, हाँ, लेकिन मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए 4 साल है, हमारे लॉ के लिए 5 साल है, जब तक वो 5 years 4 years कंप्लीट होते हैं तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाता काफी हो जाते हैं, और अभी भी है, अभी भी है, IIM में भी है, और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में है। हाँ, और फिर जो 16 सीट्स, मान लीजिए मैं अपने NLU का एग्जांपल देता हूँ, उसमें से बस 2 लोग पास आउट होते थे आफ्टर अच्छा। 5 years। इधर दे वुड ड्रॉप आउट और दे वुड फेल 1 or 2 क्लासेस। तो हमने क्या किया कि इंग्लिश जो क्लासेस थी वो रेमेडियल क्लासेस चालू करी, ओके, यूनिवर्सिटी से फंडिंग मांगी, बिकॉज हमारे बच्चों के लिए फंडिंग आती है तो ये कभी रिलीज नहीं करता है। राइट, तो हमने रेमेडियल क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के लिए कराए और ट्यूटोरियल्स भी चालू करवाए, हाँ, जिससे क्या होता था कि जो हमारे बच्चे जिनको यूजुअली एजुकेशन में थोड़ी ज्यादा और मदद लगती थी, दे वर एबल टू कोप विथ द सिलेबस इन द प्रीमियर यूनिवर्सिटी। एंड फिर हमने वो 16 जो 2 लोग पास आउट होते थे वो हमने वो 0 कर दिया। अब 16:16 का रेशियो हमने कर दिया। क्या बात है। 3 साल में हमने ये चीज अचीव की। तो असंग ने एक लीडरशिप क्वालिटीज भी दी हैं, एक्टिविज्म भी दिया है, और जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को भी दूर किया, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कि जहां बच्चों का ड्रॉप आउट तो होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक इशू होता है या फिर उनके ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है। मुझे लगता है कि जो भी यूथ सुन रहे हैं तो इसको जरूर सुने, इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप एक लीडर हैं, साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात असंग के बारे में बताना चाहूंगा कि जब LLM की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए थे तो उनको फेलिक्स की स्कॉलरशिप मिली, और ये स्कॉलरशिप जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप होती है रॉड्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है, और ये भारत में केवल 4 बच्चों को मिली है और ये आपको मिली, 4 में से आप एक थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था उस स्कॉलरशिप के लिए। ओके ओके, तो बिकॉज बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और 250 लोगों में से उनको 4 लोग सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, थ्रू आउट इंडिया। ओके, तो पर मैंने ये ठान लिया कि ये निराशा जो है उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी में बदलूंगा। राइट। तो मैंने 1 साल फिर बहुत प्रिपेयर किया उसके लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फिलिक्स स्कॉलरशिप की ऐसी होती है कि पहले आपको उनके लिए एक ऐसे लिख के भेजना पड़ता है। हाँ। आपको यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल गई ऐसे के आधारित पर, लेकिन इनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। वो ऐसे में आपको बोलना पड़ता है कि ये स्कॉलरशिप लेके आप क्या करने वाले इस डिग्री के साथ में। तो वो 500 वर्ड का ऐसे में आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है। देन इंटरव्यू होता है 1.5 से 2 घंटे का। जो इंडिया के टॉप माइंड्स है, वो पैनल यूजुअली 6 से 8 मेंबर्स का होता है। तो आपको लिटरली ग्रिल करता है हर एक चीज पे, कि आपने ये पब्लिश किया, इसमें आपने क्या आर्ग्यू किया है, बिकॉज वो आपका रेज्यूमे भी देखते हैं, और जो ऐसे में लिखा है वो बोलते हैं कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं करके। तो इंटरव्यू के लिए मैंने, बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस था निराशा का, तो मैंने उसके लिए ज्यादा और मेहनत से प्रिपरेशन करके ये डिसाइड किया कि जो मुझे करना है आई विल टेल दैट क्लियरली टू देम। तो मैंने जो इंटरव्यू में उनको बताया कि मुझे अपने समाज के लिए काम करना है, और स्पेशली ये देखना है कि जो अभी हम देखते हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट का लो कन्विक्शन रेट है, और जो भी सो कॉल्ड क्रिमिनल लॉज है जो
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है इंडिया में। राइट तो मेरा ओरिएंटेशन वो था, और जो मेरा एलएलएम थीसिस जो इसके ऊपर मुझे वर्क करना था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल लॉ, तो उसके ऊपर मैंने उनको बहुत अच्छे से कन्विंस किया, फिर मुझे वो फिलिप्स स्कॉलरशिप मिली। ग्रेट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जब आपने एलएलएम के लिए जी एडमिशन पाया और बाबा साहब ने भी वहीं से एलएलएम किया था, तो जी। एक किस तरह का अनुभव था कि आप उस जगह पहुंच गए थे कि जहां जी। बाबा साहब ने एलएलएम किया था, तो किस तरह का वाइब्रेशंस आया था आपके मन में? जी, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अच्छा तो ये फिलिप्स स्कॉलरशिप ऐसी है कि आपको फ्लाइट टिकट से सब कुछ देती है। अच्छा ओके। जी, तो उन्होंने जैसे पहुंचा मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, हाँ, उन्होंने ये एनवेलप भी हैंड ओवर किया कि आपकी स्कॉलरशिप है आप, बिकॉज अदरवाइज तो ऐसे कुछ फंड्स तो नहीं थे कि इतनी एक्सपेंसिव सिटी में कुछ कर सके। तो काफी ओवरवेलमिंग मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं पहुंचा और जब मैं एलएसी गया, तो बाबा साहब का वहाँ पे पुतला भी हमारे जो समाज के लोग लंदन में उन्होंने लगाया है वहीं पे। तो ये लगाया है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मिली है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ उसके ऊपर है। एंड अगेन आई केप्ट रीडिंग डॉक्टर अम्बेडकर, एंड लकीली वहाँ के जो भी लाइब्रेरीज है उसमें बाबा साहब की वॉल्यूम्स अवेलेबल थी, सो आई केप्ट, एंड ऑनलाइन भी तो अवेलेबल तो है ही है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है, बाबा साहब का उदाहरण लेके कि ठीक है आपको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई है, फंडिंग भी काफी अच्छी थी 35 to 40 लाख, बिकॉज वहाँ पे 25 लाख का तो बस वो ट्यूशन फी होता है और खाने पीने में ही पर मंथ रेंट इज अराउंड 1 लाख रुपीज। मैं बोला कि इसको मैं कैसे और मोनेटाइज करूँ कि मेरे फ्यूचर जो मेरा ये था एम था कि मैं कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है लॉ के लिए, वहाँ से मैं पीएचडी करूँ। उसके लिए मैंने बहुत वहाँ पे मेहनत की, एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर अराउंड 12 to 15 आवर्स एवरी डे वहाँ पे लाइब्रेरी में मोस्टली। एंड फिर उससे एक चीज जो बाहर निकली, आई वाज वन ऑफ द क्लास टॉपर्स इन एलएलएम। ग्रेट, अच्छा क्लास टॉपर भी थे आप जी एलएलएम, ये बहुत ही अच्छी बात जी। तो उससे आई थिंक हार्ड वर्क पेड, मैंने हार्ड वर्क किया। यस, देखिए हार्ड वर्क जो उन्होंने शुरुआत से किया था, तो एलएलएम में टॉपर्स रहे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, तो एक इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात और है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे भी आपको बातचीत करने का मौका मिला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। जी, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? तो वहाँ पे सोवास वर्ल्ड रिनाउंड है इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स के लिए, इसकी वजह से मैंने वो यूनिवर्सिटी चूज की थी। सोवास का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। तो वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस जो अभी भी है यूएन सेक्रेटरी जनरल, उनका वहाँ पे लेक्चर था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको ऑडियंस बनना है तो आप ईमेल लिखिए हमें करके। तो मैंने ईमेल में ये भी लिखा कि इफ इट्स पॉसिबल आई वुड आल्सो लाइक टू हैव वन-on-one इंटरेक्शन विद हिज एक्सीलेंसी गुटेरेस सर। फिर यूनिवर्सिटी ने आवाज भी सुनी मेरी उस हिसाब से, एंड दे इनवाइटेड मी फॉर द रिसेप्शन जहाँ पे बाकी सब लोग भी थे। तो वन-on-one इंटरेक्शन करने का मुझे काफी अवसर मिला। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब से मैंने पूछा कि व्हाट कैन वी डू अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड उनको मैंने, और तब तक मैंने जो लिटरेचर था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेशनल लॉ में मैं पूरा पढ़ चुका था, और जो लिमिटेशंस है इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट कंसेंट काफी मैटर करता है, और इंडिया ने कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम के लिए साइन नहीं किया है। आईसीजे में भी जो साइन किया है किसी किसी जुरिसडिक्शन में किया है जिसमें ऑफ कोर्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो गुटेरेस साहब ने यही बोला कि आप अपने एक्टिविज्म और एविडेंस से फॉरेन जो भी गवर्नमेंट्स है उनको एक तरह के साथ बोल सकते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स भी गवर्नमेंट पे ला सकता है और जो हाईलाइट करना है। लेकिन उन्होंने एक डिप्लोमेटिकली आंसर जो दिया वो ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ भी थोड़ा बहुत ही कुछ कर सकता है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी हमारी इंडिया की, इंडिया में ही फाइट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली तो बिल्कुल संभव है, यही होता है। अब हम लोग जब बात करते हैं कि आप जब लंदन में इतने साल तक रहे हैं, आपने एमफिल भी वहां से किया है, एमफिल पे आधारित आपकी किताब भी आई है और आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो लंदन में रहते हुए किस तरह का एक्टिविज्म आपने किया फिर हमारी सोसाइटी के लिए? जी, तो पहला एक्टिविज्म था कि डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी मैंने सोवास में एस्टैब्लिश की। वहाँ पे कुछ भी सोसाइटी नहीं थी, तो वहाँ पे फर्स्ट डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर भी हमने ऑर्गेनाइज किया। प्रोफेसर डेविड मॉस, प्रोफेसर येंस लर्श से हमने वो उनका इनॉग्रेशन करवाया। एंड जब भीमा कोरेगांव तभी रिसेंटली हुआ था 2017 में, तो मैं मेरा ग्रुप लेके इंडियन एम्बेसी पे मोर्चा लेके गया था। अच्छा, ओके। जी, तो इट वाज ऑफ कोर्स अ पीसफुल मार्च, लेकिन ये बताने के लिए कि वी आर आल्सो, इवन दो वी आर गोइंग टू लंदन, वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर एक्टिविज्म एंड वी हैव टेकन नोट कि जो हमारे लोगों के साथ भीमा कोरेगांव में हुआ था, इसलिए सो इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसकी दखल ली थी वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे मोस्टली ये समझा जाता है कि हमारे अब्रॉड में कास्टिज्म नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कास्टिज्म जो उभर के आता है
बिकॉज वहाँ पे कैसा है कि दलित स्टूडेंट जो जाते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो मात्र 2 या 3 एक यूनिवर्सिटी में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं, मेरा और दूसरा एक दोस्त था, बस 2 ही दलित स्टूडेंट्स थे पूरे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे कास्टिज्म ऐसा होता था कि वो अपर कास्ट जो स्टूडेंट्स थे वो खुद का ग्रुप बना के पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे। और अंबेडकर और कास्ट तो अभी करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको वो मोनेटाइज करने की कोशिश करते थे हमें एक्सक्लूड करके। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा जो पॉलिटिक्स है कि हम अपर कास्ट के अंदर नहीं करेंगे। इट्स हैज टू बी, वी विल फाइट आवर ओन बैटल and we will of course take whatever support we get, but we should be the leaders rather than working under some upper caste individual who for example has no understanding of our movement. तो हमने उसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज करे कास्ट अवेयरनेस के ऊपर। तो ऐसे 3-4 चीजें हमने एलएलएम स्टेज पे की। बिल्कुल। तो असंग से बात सीखने लायक है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी वो करते हैं, अपने जगह वो टॉपर भी हैं, एलएलएम के लिए टॉपर भी रहे हैं, और एक्टिविज्म के माध्यम से हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने चर्चा की, और कई ऐसे एक्टिविटीज़ उन्होंने, चाहे भारत में हो, लंदन में हो। अब हम बातें हैं आपकी किताब के ऊपर चर्चा करते हैं, और ये जो किताब है ये आप देख सकते हैं इस किताब को। इस किताब का विमोचन होने जा रहा है 19 अप्रैल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और जस्टिस भट्ट जी, रविंद्र भट्ट इसके चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। किताब का नाम है अफर्मेटिव एक्शन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड अपर कास्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्टेक्स्ट, जुडिशियल डिस्कोर्स एंड क्रिटिक। असंग वानखेड़े की ये किताब है जो 19 को रिलीज होगी, और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो आप इसको अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। तो ये किताब के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अफर्मेटिव एक्शन की आपने बात कही है जी, तो क्या इससे आप संदेश देना चाहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन फॉर व्हाट, फॉर हुम? जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि मैं पहले बताऊंगा कि मोटिवेशन क्या था ये बुक लिखने का। तो एमफिल में मैंने जब प्रोजेक्ट लिखा था, तो जब ईडब्ल्यूएस कोटा आया था 2019 के अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब हम लोग अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पढ़ते तो हमें फर्स्ट थिंग जो हमें पता चली कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है SC ST के अगेंस्ट, क्योंकि ये बस सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी जो हम बोलते हैं उनके लिए ही कोटा है। और जब मैंने ये प्रपोजल सबमिट किया था एमफिल के लिए, तो उनकी पूरी प्रोसेस होती है कि आपको 600 वर्ड में उनको ऑक्सफोर्ड के पैनल को कन्विंस करके देना पड़ता है कि ये आपका प्रोजेक्ट है। तो मेन मोटिवेशन ये था कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हो चुका था दलित, SC ST और OBC के रिजर्वेशंस के लिए, लेकिन अपर कास्ट रिजर्वेशंस जो है उसके ऊपर किसी ने कोई लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा है। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे रिसर्च कास्ट के ऊपर करना है, ऐसे एरिया पे होना चाहिए जिस पे रिसर्च नहीं हुआ है। और हमेशा से हम लोगों ने ताने सुने हैं हमारे लॉ स्कूल में कि तुम रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज हो, आपको तो सब कुछ इजी होता है। तो ये बुक जो मैंने एमफिल थीसिस को एक्सटेंड किया है, एमफिल थीसिस 30,000 वर्ड्स का था, जैसे मैंने और 30,000 वर्ड्स ऐड किए और फिर ये बुक पब्लिश की। वो ये एनालिसिस करती है कि रिजर्वेशंस हमेशा अपर कास्ट को भी दिए गए हैं, ऑब्वियसली। तो ये और ये एनालिसिस अभी तक किसी ने कोई भी बुक में नहीं किया है। सही बात। तो जब मैं बोलता हूँ कि अभी हमेशा से अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशंस हुए थे, वो इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अगर आप पढ़ेंगे, उसमें बाबा साहब ने ये कहा था कि आर्टिकल 10, जब अभी जो आर्टिकल करंटली 15-16 है उसके डिस्कशन के वक्त, कि रिजर्वेशन शुड बी ओनली रिजर्व फॉर मिनॉरिटी ऑफ सीट्स। रिजर्वेशंस का जो ढांचा है, बेस है, वो इसके ऊपर आधारित है कि जो हम 2-3 साल से अनटचेबिलिटी फेस किया है हमारे समाज ने, दलित समाज ने, और SC STs ने जो एक्सक्लूजन फेस किया है, उसको एक रेपरेशन की तरह से देखा जाता है। जब आप OBC रिजर्वेशंस लाते हैं और जब आप EWS रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसमें रादर देवर द ऑपरेसिव कास्ट जो अभी भी हमें ऑपरेस करते हैं, स्पेशली कभी अभी भी अट्रॉसिटीज करता है। तो जब मैंने और उसमें डिप किया कि सर व्हाट इज द रीजन दैट डिस्पाइट अपर कास्ट बीइंग बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन, किसी एनालिसिस नहीं किया था, मुझे ये पता चला कि 1950 ऑनवर्ड्स हमारा सेंट्रल लिस्ट OBC का बना तो था 1990s में, जब VP सिंह की सरकार है जी, और मंडल कमीशन के बाद में, लेकिन 1950s से 1990s तक देवर द स्टेट गवर्नमेंट जिनकी बस अनलिमिटेड पावर था किसको भी बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में डालने की। उसमें क्या हो गया कि जितने भी अपर कास्ट थे
उनको भी डाला गया है BC बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अपर कास्ट को डाला गया, पर बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकली डोमिनेंट अपर कास्ट को डाला गया। अब जब इंदिरा साहनी आता है और मंडल कमीशन का रिपोर्ट थ्रू ऑफिस मेमोरेंडम नोटिफाई करता है गवर्नमेंट, तो उसमें इंदिरा साहनी ने ये बोला कि हम स्टेट लिस्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। और गवर्नमेंट क्या बोलता है, और इंदिरा साहनी की जो मेथोडोलॉजी थी, उन्होंने और 10-15 कास्ट को भी इंक्लूड किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम बस स्टेट लिस्ट को एज इट इज इंकलकेट करेंगे। सो व्हाट वाज हैपनिंग एट स्टेट लेवल आल्सो हैपेंड एट द सेंट्रल लेवल। और जो भी अपर कास्ट कम्युनिटीज पहले से रिजर्वेशन जो बैकवर्ड रिकग्नाइज करके मिल रहा था, उनको सेंट्रल लिस्ट में भी मिल गया। तब 1990s में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था EWS को देने के लिए, राइट। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि जो नॉन बेनिफिशरीज ऑफ रिजर्वेशंस है उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, भैया क्यों, व्हाई शुड द अपर कास्ट गेट एनी रिजर्वेशन बेनिफिट्स। और ये बुक ये एनालिसिस करता है कि जो पॉलिटिकली पावरफुल अपर कास्ट है, हमेशा उनके डिमांड्स को सेटिस्फाई किया गया गवर्नमेंट ने। मुस्लिम रिजर्वेशन की आप बात करेंगे, उनका क्लेम अभी तक रिकग्नाइज नहीं हुआ है। क्रिश्चियन जो बोलते हैं दलित क्रिश्चियन दलित मुस्लिम, उनका भी नहीं हुआ। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मराठा जाट और पटेल का देखेंगे तो इमीडिएटली उनका रिकग्नाइज होके उनको उनके फेवर में 4 से 5 डिफरेंट टाइप का ऑर्डिनेंस बोलिए, ऑफिस मेमोरेंडम, अमेंडमेंट टू द स्टैट्यूट और एक कंप्लीटली न्यू लॉ, ये 4-5 तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। जी, तो ये जो रिजर्वेशन का जो आपने एक कंसेप्ट बताया जी, कि ये बेसिकली SC/ST के लिए था जी, और जो कास्ट है, जो जो ऐसी कास्ट है कि जो सत्ता में काफी अपना भागीदारी रखती है, जिनका एक पावर प्रेजेंस सत्ता में ज्यादा है, वो भी रिजर्वेशंस की बात करती है, तो ये पूरी तरह से जो है आप उससे असहमत है? पूरी तरीके से, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्डनेस इसको कहा गया है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, एकेडमिक लिटरेचर, तो उसमें मोस्टली पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट ने थोड़ा बहुत लिखा है, इकोनॉमिस्ट ने ज्यादा लिखा है इसके ऊपर। तो ये इसको ऐसा आर्टिकुलेट करते हैं कि परसेप्शन ऑफ बैकवर्डनेस है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं मराठा रिजर्वेशन का, तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है हमें बताती है कि अभी भी सारे सेक्टर्स में उनका वर्चस्व है, कि 60 to 70% रिप्रेजेंटेशन अभी भी महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज जो होती है उनमें है। क्लास A, क्लास B ऑफिसर्स क्लास C तक में है, और क्लास D में तो हमारे दलित समाज के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये बात निकल के आती है कि पॉलिटिक्स इस तरीके बस इसके लिए नहीं है कि उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बट रिजर्वेशन मिटाने के लिए भी है। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि रिजर्वेशन मिटाने का भी एक बहुत बड़ा तरीका है। जी, तो ये बुक वही एनालाइज करती है कि जब अपर कास्ट इंडिविजुअल्स हमारे एट पार रिजर्वेशन की डिमांड करता है, उन्होंने तो कोई हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस ही नहीं किया, तो हमारे जो लेजिटिमेट क्लेम है रिजर्वेशन का, वो भी मिट जाता है। और जो EWS की बात आई कि इकोनॉमिकल बेस पे रिजर्वेशन आपने यहाँ पे लिखा है, शब्द भी लिखा है, तो इकोनॉमिक्स का आधार किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं लोग, क्योंकि समूचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है उसमें बाबा साहब ने बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा था कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये जो क्लेम आता है इकोनॉमिक्स का, इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? जी, तो इकोनॉमिक्स का क्लेम ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, राइट? 1990s से जो आ रहा है, इंदिरा साहनी ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराया कर दिया था, राइट? तो इस सरकार ने ये अभी जो अमेंडमेंट लाया और जजमेंट भी लाया है। तो जनहित अभियान का जजमेंट जो है लास्ट ईयर का है, 7 नवंबर का, तो उन्होंने ये बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी वेरिएशन जो है, और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो 250 पेज का जजमेंट है। तो जो मेजोरिटी है 3:2 की मेजोरिटी है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि 3:2 की मेजोरिटी होते वक्त भी जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि वेदर, आपने जो सवाल पूछा अभी सर, कि वेदर रिजर्वेशंस कैन बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस, 5 की मेजोरिटी से यूनानिमसली बोला है कि दे कैन बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस। अब रीजनिंग 3 है उसमें, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है, तो वो 5 जजमेंट्स में, डिफरेंट जजमेंट्स में 3 मेजर जजमेंट्स रीजनिंग आती है। पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कंजॉइंट रीडिंग ऑफ द प्रीएम्बल आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 48 अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। सेकंड जो एनालिसिस है वो ये है, काफी मतलब इट्स नॉट रैशनल एनालिसिस, वो ये बोलते हैं कि अगर SC/ST को मिल सकता है तो फिर जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं मिल सकता इकोनॉमिक बेसिस पे। और थर्ड अंडरस्टैंडिंग है सब्सटैंटिव इक्वालिटी को ब्रॉडली रीड करने की, जो एक्टिविस्ट पावर है करके। बट उसमें अभी ये भी कहा गया है कि इसमें SC/ST को भी देना चाहिए। जी, तो जस्टिस भट्ट का जो डिसेंडिंग ओपिनियन है, पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित साहब, उनके साथ में, तो वो इसी को क्रिटिसाइज करता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि SC/ST को ये एक्सक्लूड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ
बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए भी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी कोड कैसे फंक्शन करता है। आर्टिकल 14, 15, 16 हमारा इक्वालिटी कोड है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें हम किसी के अगेंस्ट अनइक्वल बिहेवियर नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब लोग ये बोलते हैं कि नहीं, रिजर्वेशंस तो अपर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उनको तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये गलत बात है। अपर कास्ट इसलिए एक्सक्लूड नहीं होते क्योंकि वो अपर कास्ट है। वो इसलिए एक्सक्लूड होते हैं क्योंकि जो हमारे एम्पेरिकल पैरामीटर्स है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के, उसमें वो फिट नहीं होता है। तो मान लीजिएगा अगर कोई भी अपर कास्ट का एक्चुअल में क्लेम है कि भैया हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो वो भी SEBCs में, OBCs में आ जाएंगे। लेकिन जो आपने अभी सही सवाल पूछा कि EWS कोटा क्या करता है, EWS कोटा हमारे आइडेंटिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो बोलता है कि आप पहले रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज है, इसलिए हम आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है कि हम एक जो इनकम सीलिंग लाइन इन्होंने लाई है 8 लाख की, अगर आप उसके ऊपर है तो आप एक्सक्लूडेड है, वो ये नहीं बोल रहा है। तो इसका जो फंडामेंटल बेसिस है वही गलत है। बिल्कुल, इसका फंडामेंटल बेसिस गलत है, ये कई लोगों ने कहा है। इसके पहले भी यहाँ पे डिबेट हुई थी, इस पर भी ये सारी बातें निकल के आई थी। अब आप एक यंग एक्टिविस्ट है, आपने LLM किया है, MPhil का आपका ये बुक भी आया है, PhD भी आप कर रहे हैं। एक बेसिक सवाल मैं, और जो इम्पोर्टेंट सवाल है सारे लोग पूछते हैं, और विशेष था ये सवाल जो है, अपर कास्ट के लोग बड़े हमेशा कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। जी जी। तो एज एन यंग एक्टिविस्ट जी, आप इस पर किस तरह से रिएक्ट करोगे? तो फर्स्ट तो मैं एक सरल लाइन में ये उत्तर दूंगा कि जब तक डिस्क्रिमिनेशन है तब तक। ग्रेट। पर इसको ऑफ कोर्स मैं इलैबोरेट अभी करूंगा। सो व्हेन आई से कि जब तक डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज है तब तक रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था तो ये धारणा है, और ये अनफॉर्चुनेटली जनहित अभियान जो अभी रिसेंट जजमेंट है उसमें भी रॉन्गली इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कि देयर वाज द रिजर्वेशन वर ओनली फॉर 10 years। हाँ, ये इसके ऊपर मैं आपको इलैबोरेट करता हूँ। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के रिजर्वेशन है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपने पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस वर ओनली लिमिटेड फॉर 10 years। जो हम हमारे थ्योरी में सनसेट क्लॉज की बात करते हैं, वो सनसेट क्लॉज कभी भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए कभी भी लगाया नहीं गया था। अगर हम देखेंगे कि जो मेन मुद्दा है रिजर्वेशन का, वो इस पे आधारित है कि द प्रीवियसली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स शुड गेट adequate representation in the job sector and should be brought in the mainstream of the society. Right. अगर हम statistics अभी भी उठा के देखते हैं, the most number of Indian poor are still Dalits and tribals. Yes. तो जब कोई भी बोलता है कि कब तक रिजर्वेशन चलेगा, अभी तो 75 years हो गए हैं, ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है, क्योंकि भारत सरकार अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ रेशा दे रहा है। एंड जब वो ये पॉवर्टी का भी नहीं है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की हम जब बात करते हैं, कास्ट हैज रीइन्वेंटेड इटसेल्फ। हम नियो कास्टिज्म की बात करनी चाहिए कि इवन रिसेंट डिबेट्स में अभी जो भी लिटरेचर आ रहा है सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में, कि अनटचेबिलिटी कैसे खुद को इवॉल्व करके सटल फॉर्म्स में कि आउटराइटली कोई भी आपको आपके कास्ट नेम से नहीं बोलेगा, लेकिन वो आपको जैसे एक्सक्लूड करेंगे, और इसलिए वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी इसमें काफी स्कोप है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इंटरव्यूज के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, वहां डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और वहां पे उन्हें रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो असंग आज हमारे बीच में आए और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, और असंग की जो किताब है एक नया माइलस्टोन जो है, मुझे लगता है कि ये करेगी आपके लिए, और ये जरूर आपने पढ़ने चाहिए। तो असंग, एक अंतिम सवाल की, आज के जो युवा हैं हमारे, और आपने एक नई मिसाल स्थापित की है, एक माइलस्टोन बनाया है आपने युवाओं के लिए भी। एक तो बहुत हार्ड वर्कर है आप, हार्ड वर्क करते करते आप एक्टिविज्म भी करते हैं, और बिल्कुल आपके मन में बहुत करुणाएं हैं। तो हमारे जो यूथ्स है, विशेषता में जो हमारे बच्चे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं या फिर जो बाहर आते हैं बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जो नए बच्चे भी जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चालू करूंगा बाबा साहब की जो 3 शब्द स्लोगन दिया था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो इसको हम हमारे समाज ने तो मोड़ दिया था, ऑर्गेनाइज पहले डाल दिया था, पर लेकिन अगर आप ओरिजिनल वर्क पढ़ेंगे तो एजिटेट सेकंड आता है। तो पहले आप पढ़िए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जॉब मिलना चाहिए, और मैं ये ब्लेम नहीं करता क्योंकि हमारे समाज में अभी भी आवश्यकता भी है। लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स जो कोर्सेज जो हम लेके सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर वो लेंगे, लॉ है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो लेंगे तो उसमें आप ये धैर्य से जाइए कि मुझे इस फील्ड का टॉप मोस्ट एकेडमिक, प्रोफेशनल, जो भी आपको सवाल करते हो वो बनना है।
राइट तो अगर आप सबसे टॉप मोस्ट के लिए एम करेंगे तो आप उसके कहीं नजदीक तो पहुंच जाएंगे. एंड दैट्स माय फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एडवाइस. सेकंड एडवाइस इज, जो आपके मन में शंका है कि हम दलित समाज से आते हैं इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल नहीं है, हमें अगर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो बिकॉज वी आर बोर्न इन द ऑपरेस कास्ट, हमारी जो परसेप्शन होता है समाज की तरफ देखने का वो काफी अलग होता है अदर कास्ट से, एंड दैट इज आवर एडवांटेज. यस So the way we look at the society, our experiences shape the way we think. And third and finally, hard work. यस मुझे ये जो भी कुछ मैंने अचीव किया है बस हार्ड वर्क से ही Hard किया है. 12-13 घंटे 15 घंटे रोज पढ़ाई करके. और ये बुक के वक्त तो मैंने खुद को उस बुक में पूरा डुबा ही दिया था. बिकॉज राउटलीज जो है वो वर्ल्ड का टॉप लॉ पब्लिशर है. Oh, yes. और उनके अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिकेशन कॉन्ट्रैक्ट भी लेना ही बहुत बड़ी बात थी. सो बस एक ही बात है कि हार्ड वर्क करिए. अगर आपको नहीं जम रहा है और हार्ड वर्क करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. सक्सेस मिलेगा. यस, हार्ड वर्क इज द की. और ये करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है. नागपुर के भीमनगर मोहल्ले से निकलकर लंदन की गलियों में अपना एक नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में अपना एक नाम रोशन किया है. और आज हमारे बीच में ये शख्सियत है. संग, आप हमारे बीच में आया, हमारे दर्शकों से काफी बातें साझा की. आपका एक जो व्यक्तित्व है काफी इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है कि हमारे जो यूथ है वो काफी मोटिवेट हो गए. आप हमारे बीच में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जय भीम. Thank you. थैंक यू.